101 is ये भी हो गया था. Which of the following tributaries of river Indus feeds the canal system of the Bhakra Nangal project? Right. So the correct answer is Satluj. Satluj जो है वो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को फीड करता है. ठीक है. Then we have the next question. When the river discharge their water from all directions into a lake or depression, the pattern is known as. जब चारों तरफ से रिवर वाटर डिस्चार्ज करता है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न. ठीक है. दैट इज नोन एज सेंट्रीपेटल पैटर्न. राइट. Just keep it in mind. This is known as centripetal. Okay. Then the next one is, which one of the following statement about the Coriolis force is not correct? First of all, what is Coriolis force? अगर जिसको नहीं पता है तो मैं एक बार बताऊं, और अगर पता है तो then we will proceed on to the options. What is Coriolis force? बता दीजिए सर एक बार. Okay. सो यहाँ पे जैसे कोरियोलिस फोर्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, राइट, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो, और किसी इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, तो उस केस में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मतलब एक फोर्स लगता है, एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, और उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. जैसे इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो हाउ वी कैन सी इज, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है. नाउ अर्थ इज रोटेटिंग, राइट. सो अर्थ के ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है और उस सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से अर्थ रोटेट कर रही है. जब आप अर्थ के रोटेशन को अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस पे एक एडिशनल फोर्स आपको देखने को मिलता है which is applied on the surface of the earth, which deflects the object or the substances that are on the surface of the earth towards a particular side, right. So this type of force is known. एक तरीके से आप इसको दूसरे टर्म्स में ये भी समझ सकते हैं कि जब किसी रोटेटिंग बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली नोन एज द कोरियोलिस इफेक्ट. ठीक है. तो वैसे ही अर्थ के साथ भी होता है. व्हेन अर्थ रोटेट्स तो उसकी वजह से इट शोज द कोरियोलिस इफेक्ट. ठीक है. तो एक तरीके से इट्स ए पैटर्न ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के, जैसे सपोज करिए दिस इज द अर्थ. नाउ देयर आर सर्टेन बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो कि अर्थ से कनेक्टेड है. ठीक है. जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, हम इंसान हो गए, एंड गाड़ी घोड़ा, एवरीथिंग. So these things are connected with the earth, right. Now objects जो कि अर्थ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं, तो उनके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं. अर्थ के जो सरफेस पे है वो तो अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो उनका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो. ठीक है. या रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, रिलेटिव मोशन इज आल्सो एब्सेंट. बट जो चीजें अर्थ के सरफेस के ऊपर है उनका रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होता है. जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर हो गई, राइट. तो वो जो एयर है वो इफेक्ट, उस पे एक फोर्स लगता है या उस पे एक इफेक्ट होता है, उसको कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं. दैट फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स. व्हाट माय पॉइंट? इसको एकदम अगर और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सिंपली आप इसको ये समझो कि जो बॉडीज अर्थ को बिलोंग करती हैं बट अर्थ के सरफेस को टच नहीं करती, अर्थ के सरफेस पे लाई नहीं करती हैं, उन्हीं पे ये फोर्स इफेक्टिव होता है, राइट. तो ये जो फोर्स होता है, ये इसका नेचर ऐसा होता है कि जो अलग अलग दोनों पोल्स में ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर पर है तो उसको डिफ्लेक्ट करता है. तो इसका नेचर ऐसा हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, एंड इसमें लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन. ठीक है. अब इसमें ऑप्शंस देखो. ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, इट इज करेक्ट. पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है. एब्सेंट एट द इक्वेटर, इट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है. इक्वेटर पे जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है. थर्ड ऑप्शन इज इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर.
सदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में, सदर्न में लेफ्ट में जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में जाता है। सो ये जो सी ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ डी ऑप्शन इज इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, तो हेंस डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो ए बी एंड डी आर करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट एंड दे आर आस्किंग फॉर द नॉट करेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट ऑप्शन। तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी ऑप्शन। तो कोरिलेस इफेक्ट का पूरा जो फंडा होता है ये होता है। इससे क्वेश्चंस लगभग लगभग आते रहते हैं हर साल, मतलब या तो इस वाले सीडीएस में आएगा तो अगले वाले सीडीएस में आएगा, मतलब फर्स्ट में या सेकंड में क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद यही 3-4 चीजें हैं। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, एब्सेंट एट इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। दैट्स इट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज फ्रॉम हिस्ट्री, अभी इसको लीव करेंगे। देन 105th इज आल्सो फ्रॉम हिस्ट्री, वी विल आल्सो लीव इट। फिर 107th में आ जाते हैं। 107 क्या कह रहा है? सेंट्रल हिंदू स्कूल, सीएचएस इसको अभी नाम जाना जाता है, पहले सेंट्रल एक्चुअली इसका सीएचएस या सीएचबीएस के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। सो इट इज इन बनारस and it has been developed later on developed into बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो पहले ये सेंट्रल हिंदू स्कूल था, बाद में इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू बना दिया गया। अब जो सेंट्रल हिंदू स्कूल जिसके लिए खोला गया था उसका नाम हो गया सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, ठीक है। तो दिस वाज डेवलप्ड बाय एनी बेसेंट या फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। बहुत सारे लोग इसमें मदन मोहन मालवीय का नाम लगा देते हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ बीएचयू बट नॉट द सेंट्रल हिंदू स्कूल्स, एनी बेसेंट इज द फाउंडर ऑफ द सेंट्रल हिंदू स्कूल। Okay, then we have another one. Yes. In the previous question, wind to right direction in the southern hemisphere. Sorry? Right direction in the northern or southern? Right is in the northern, ठीक है, and left is in the southern. But we have to tell the wrong answer, hence C will be the option. ठीक है? Okay, नॉर्थ sir. में राइट और लेफ्ट साउथ में लेफ्ट। ओके Okay, sir. Then 108 it says that which one of the following is not a feature of centralization. Now what do you mean by centralization? Centralization का मतलब क्या होता है? What is centralization? Centralization का मतलब ये होता है जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीकरण, और यू कैन से दैट द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, या एक सेंट्रल पावर होगी और वो पूरे देश को चला रही होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। नाउ सेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या होता है? जैसे यूएस है या फिर इंडिया है, तो पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, राइट। कहीं कहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला जाता है कि आवर पावर्स इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो दोनों साइमल्टेनियसली बेसिकली होता है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन साइमल्टेनियसली कैसे चलता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऐसे है कि सारे पावर्स यूनियन के हाथ में नहीं है, और सेंट्रलाइज्ड ऐसे है कि यूनियन इज द अल्टीमेट यू कैन से डिसीजन मेकर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर कल को महाराष्ट्र बोल देगा कि नहीं हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे तो महाराष्ट्र अपने हिसाब से कर सकता है। नो, इन दिस टर्म द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जो प्रेसिडेंट बोलेगा वही होगा, जो यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी वही होगी। लेकिन अगेन डिसेंट्रलाइजेशन भी है एक लेवल तक। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके अलग डोमेन में उनको अपना काम करने का अलग अधिकार है, जो पंचायती राज है वहां पे अलग सिस्टम है, वहां पे अलग राइट्स मिले हुए हैं। so our constitution is basically centralized, ठीक है। the governments are centralized, right। now इससे फायदा क्या होता है सेंट्रलाइजेशन से? पहला तो नेशनल यूनिटी, ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए हमने सारे के सारे राइट्स इंडिपेंडेंटली अपने स्टेट्स को दिए होते जैसे कि आजादी के पहले था, ठीक है, और इनफैक्ट आजादी के बाद भी कुछ स्टेट्स जब तक यूनाइटेड नहीं हुए थे, जैसे जूनागढ़ है या हैदराबाद है या कश्मीर है या भोपाल है या फिर ग्वालियर है या फिर पंजाब है, सो देवर लाइक पेप्सू है, सो देवर लाइक है ना, उनका एक अलग ही अपना सिस्टम चल रहा था, वो उनका एक अलग राज्य था, उस राज्य में बाहर से कोई नहीं जा सकता अंदर, मतलब एक अलग सिस्टम था। तो वो नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट था। सेंट्रलाइजेशन क्या करता है? नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। सेकंड क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाता है, ऑब्वियसली। अगर सेंट्रल में कोई एक गवर्नमेंट है तो उसके लिए मणिपुर और केरला सेम है, उसके लिए पंजाब और तमिलनाडु सेम है, उसके लिए जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश सेम है, उसके लिए गुजरात और त्रिपुरा सेम है, राइट।
तो यूनिफॉर्मिटी. देन प्रोस्पेरिटी इज नॉट गारंटीड, राइट. प्रोस्पेरिटी इसका फीचर नहीं है. प्रोस्पेरिटी इसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, एंड रिजल्ट हो सकता है, बट इट्स नॉट द फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, राइट. It depends upon how you work. It depends upon what are your policies. And the D option is liberty. Liberty is also there क्योंकि सबको अपना अपना जो भी डिसीजन मेक करने का इसमें वो रहता है. So the correct option will be prosperity for this very question. Feature of centralization. कौन सा centralization का feature नहीं है. Okay. Then the next, जिसको डाउट होगा पूछ लेना, पूछते रहना. Then the next one is, which one of the following is not an objective of Niti Aayog? Niti Aayog is National Institute of Transforming India, earlier known as the Planning Commission, right? Planning Commission. इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है, it provides critical direction and strategic input for development process. This is correct, ठीक है. क्योंकि नीति आयोग का बेसिकली काम ये होता है कि, या पहले प्लानिंग कमीशन का काम ये होता था कि 5 इयर्स के लिए, जैसे अभी 2017 से लेकर के 22 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है. तो इस 5 ईयर के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, 5 ईयर में हमारा ब्रॉडर टर्म में गोल क्या रहेगा, 5 इयर्स में हम कैसे कैसे बाइफरकेट करके और छोटे छोटे टुकड़ों में अपने गोल्स को बांट करके कैसे अचीव करेंगे अपना जो भी टारगेट होगा, और उसको प्रोसीड कैसे करेंगे, कितना फंड एलोकेट होगा, कौन कौन लोग काम करेंगे, कौन से स्टेट को कहाँ तक पहुंचना है. हम नंबर्स पे बात करते हैं कि हम हेल्थ के मामले में हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, या सैनिटाइजेशन के मामले में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, गरीबी हटाने के मामले में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक पहुंच जाएगा, रोड्स या रेल डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच जाएगा. सो एवरीथिंग इज लाइक डिसाइडेड. दिस इज द वर्क ऑफ नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन. मतलब प्राइमा फेसी, अब अंदर जाके तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट. नाउ अब उसमें से पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स ए क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस. सही है. सेकंड ऑप्शन है, इट फंक्शंस एज अ थिंक टैंक इन प्रोवाइडिंग की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी. ऑब्वियसली नीति आयोग जो है वो उसमें सेक्रेटरी भी होते हैं, उसमें आईएएस भी होते हैं, उसमें आईआरएस भी होते हैं, एंड एवरी यू नो नूक एंड कॉर्नर फ्रॉम द कंट्री से होते हैं, ठीक है. तो वो एक तरीके से थिंक टैंक होता है जो कि हमारे देश में कैसे पॉलिसी मेकिंग होगी और उसके लिए क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करता है. थर्ड वन इज, इट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स. ये भी सही बात है. नीति आयोग देखता है कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सी चीज कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है. फिर हर साल उसका इवैल्यूएशन होता है, 6 मंथली एंड 1 ईयर इवैल्यूएशन होता है कि कहाँ तक पहुंचा. अगर हमें टोटल 100% काम 5 साल में करना है तो फर्स्ट ईयर का टारगेट लेटेस्ट से था 30% का, फर्स्ट ईयर में 30% करना है, तो क्या हम 30 तक पहुंच पाए, 30 नहीं पहुंचे तो कहाँ पहुंचे, 25 पहुंचे, 22 पहुंचे, या 30 पार कर गए. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग monitored and evaluated by the team of Niti Aayog, right? The last one is, it offers a platform for resolution of interstate conflicts as provider of first and the last resort. No, Niti Aayog has nothing to do with the interstate conflicts. जो आपस में दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीति आयोग प्राइमरली किसके लिए काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी देश के विकास के लिए काम कर रही है. उसका किसी दो राज्यों के बीच की जो लड़ाई है उससे कोई लेना देना नहीं है. So that's why D option is the incorrect one. It means this is not an objective of Niti Aayog, right? जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन आएगा, जुडिशरी आएगी बीच में. Why would नीति आयोग इंटरफियर, ठीक है. So D option is correct. ये क्वेश्चन भी अच्छा था क्वेश्चन, बट अगेन अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड वे में पढ़ते हो और थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो यू कैन हैव इजीली अटेम्प्टेड इट, कर सकते थे आप. चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर टू एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स. कॉमन हाई कोर्ट का भी बताया था अभी लास्ट में ही, हार्डली 10 डेज हुए होंगे जब हमने हाई कोर्ट्स वाला वो पढ़ा था पार्ट. 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एंड द आर्टिकल 231 is the one which grants power to establish a common high court for 2 or more states too. अब कौन common high court decide कर सकता है कि आएगा या नहीं आएगा? It has to be decided by the president of India, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, which one of the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? 111. Which one of the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? जब भी आप कोई ordinary bill parliament में लाते हो तो इनमें से कौन सा मोशन आप नहीं
कर सकते हैं इन द पार्लियामेंट। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे तो दिमाग तुम लोगों का सब में ही लगाना पड़ता है। बोलो, एनीवन हैज एनी आइडिया? पहला ऑप्शन है दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ एलिसाइटिंग पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, ये भी बहुत आसान है। अगेन, पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल कभी भी नहीं जा सकता है, नेवर। ठीक है, कंसिडरेशन में तो लिया ही जाएगा। रेफर टू ए सेलेक्ट कमिटी, ये भी किया जा सकता है। बिल बी रेफर टू ए जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर हाउस, ठीक है, जॉइंट कमिटी को भी भेजा सकता है। लेकिन कोई भी बिल कभी भी पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं जाएगा, नेवर। तो इसमें तो बहुत आसान हो गया ये, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसमें देखो सारे क्वेश्चंस में कैन नॉट वाले पूछ रहा है, कैन नॉट, नॉट, ठीक है, ये वाला भी है। तो थोड़ा यहाँ पे भी सावधानी रखनी पड़ती है। ओके, सो 111th इज डन। अब ये सब क्वेश्चंस करने के लिए यू नीड टू डिवोट सम टाइम टू द थ्योरी वाला पार्ट। जो या तो समझ इतनी हो कि समझ में आ जाए सारी चीजें कि कैसे कैसे हो रही हैं, किसको क्या अधिकार होता है, क्या नहीं होता, राइट। एंड आई हैव डिस्कस्ड इन द नोट्स, और बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने लिखवाए थे। 5-6 पॉइंट्स लिखवा दिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या नीति आयोग तो खैर नहीं किया था हमने, या फिर बिल के बारे में, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। Then the 112th question says, which one among the following was eliminated by the 44th Amendment Act of the Parliament? Again, one of the most important constitutional amendment act, 44th. 44th आया कब था? It came in 1976, right? 44th Constitutional Amendment Act, and it eliminated the right to property, right to constitutional remedies अभी भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अभी भी है, राइट टू एजुकेशन अभी भी है। तो पहली चीज तो इसको बिना, अगर आपको 44th अमेंडमेंट के बारे में कुछ नहीं आइडिया है तब भी आप इसको कर सकते थे, बिकॉज ऑल द 3 राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और एजुकेशन, ये तीनों अभी भी आपको मिले हुए हैं। ठीक है, अभी कौन सा नहीं मिला हुआ है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, एंड इट वाज एलिमिनेटेड इन 1976 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 112 का। फिर 13th का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हैं। पहले तीन स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? जो जून से लेकर के और नवंबर वाले सीजन में होते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया यहाँ से ये लग गया कि जून से नवंबर में आएगा। देन द नेक्स्ट वन सेज कि ऑस, अमन एंड बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। तो ये 3 टाइप्स बता दिया। 3 टाइप्स से मेरे ख्याल से कुछ खास किसी को आइडिया लग नहीं रहा होगा। Then about 1/4 of the total cropped area of India is under its cultivation. ये important clue है। अब ऐसा कौन सा जून से नवंबर के बीच में उगाया जाने वाला क्रॉप है जो कि इंडिया के 1/4 यानी कि 25% एरिया को कवर करता है? आप बहुत आसानी से आप गेस कर सकते हैं। देखो, एक ऑप्शन है वीट भी बहुत जगह पे उगाया जाता है, राइस बहुत जगह पे उगाया जाता है, पल्सेस और कॉटन रिलेटिवली कम जगह पे उगाया जाता है, 25% कवरेज नहीं है पल्सेस और कॉटन का, तो पल्सेस और कॉटन तो होगा नहीं, इसको हटा ही दो। वीट और राइस में से एक होगा। वीट उगाया जाता है रबी सीजन यानी कि नवंबर या दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक का जो सीजन है, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये भी कट गया, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी राइस। राइस इज द क्रॉप that is grown in almost 25% of the area of India and it is a kharif crop. So इसका correct option हो जाएगा B, rice. Then the next one is, which one of the following is a type of igneous rocks? Igneous rock इनमें से कौन है? हमने अलग अलग रॉक्स देखे थे, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स जो है इसमें से एक ही है, दैट इज ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट इज द इग्नियस रॉक, बाकी मार्बल वगैरह मेटामॉर्फिक है, हेलाइट, शेल, ये सब मेटामॉर्फिक है। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। जो हमने मिनरल्स वाला पार्ट किया, नहीं मिनरल्स नहीं, रॉक्स के लिए अलग से हमने जो देखा था चैप्टर, 3-4 पेज के नोट्स है, उसमें सारी चीजें, ग्रेनाइट, मार्बल, शेल, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, ग्नीज। And then 115 question is there. Ozone layer which absorbs the UV radiation is found in which one of the following layers of the atmosphere? Ozone layer कौन से लेयर में पाई जाती है? Ionosphere, troposphere, mesosphere, stratosphere.
Which one? It is stratosphere. ठीक है. Then 116th question. Which one of the following statements about primary waves of earthquake is not correct? They are similar to sound waves. Similar to sound waves? Yes, it is correct. They can travel only through solid materials. क्या अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास करती हैं? नो, इट्स रॉन्ग. अर्थक्वेक पानी के अंदर भी आता है. ठीक है. कई बार जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, खास करके जो इंडोनेशिया वगैरह में या फिर जो इंडियन ओशन में ज्यादातर जो ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे ओशन के अंदर ही उनका एपिसेंटर होता है. तो अर्थक्वेक कैन ट्रैवल इन बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. ठीक है. लिक्विड में भी ट्रैवल करता है और सॉलिड में भी ट्रैवल करता है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. यहीं से आंसर आ गया आपका. अर्थक्वेक कैन ट्रैवल in both solid and liquid materials or through both solid and liquid materials. So this is the incorrect option and hence the question is done. अच्छा, इसी के और ऑप्शंस दे लेते हैं. They travel through gaseous, liquid and solid material. No, it is wrong. Gaseous से पास नहीं करता है. ठीक है. मतलब ट्रैवल नहीं करता है. लिक्विड से करता है और सॉलिड से करता है. फिर they move faster and हाँ, ऑब्वियसली गैसेस में भी यहाँ पास करता है. यहाँ पे गैसेस में भी होगा इसका ऑप्शन. ठीक है. फिर फोर्थ ऑप्शन है दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्विस. ऑब्वियसली जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सबसे पहले आ जाती हैं, उसके बाद जो मेन शॉक वेव होती है वो बाद में आती है. तो जब एपिसेंटर से शुरू होता है तो पहले एक प्राइमरी वेव आती है और फिर वो हिलाती है थोड़ा सा, और फिर जो मेन वेव होती है वो बाद में आती है. उसके बाद नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल वेरीज इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले. दे आर जनरली, एलुवियल सॉइल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, कैसी होती है. तो दे आर, इट इज पोटैश और फास्फोरस के बारे में पूछा है. तो रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फास्फोरस. तो ये वाला नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा. रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फास्फोरस. ठीक है. दिस वन इज द करेक्ट. फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? व्हाट इज द करेक्ट वन? लोकहितवादी. ये हालांकि उससे क्वेश्चन है. द ऑप्शन इज ए, गोपाल हरि देशमुख. ही वाज नोन एज द लोकहितवादी. ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन? इसका क्या होगा? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री. मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी है. आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक. नहीं, ए है. द ऑप्शन इज ए, Kamala Devi Chattopadhyay. So she was the person who persuaded Gandhiji not to restrict the salt march protest to men alone. She wanted women also to participate in the same. ठीक है. Then the last question is there. Which one of the following painters was not associated with Humayun? इसका बताओ. No idea. इसका फर्स्ट वन तो करेक्ट है. फर्स्ट वन था मीर सैयद अली. उसके अलावा इसका ऑप्शन मुझे भी देखना पड़ेगा. Anyone knows the answer? The correct answer? No, sir. Nobody knows. ठीक है. जिसने पढ़ा नहीं होगा तो उसको तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं लगेगा. ये सारे ऐसे नाम है. मीर सैयद
Mom. कि ये है ही, उसके अलावा 3 में आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो वी नीड टू चेक इट आउट फ्रॉम गूगल कि ये है इसमें से कि नहीं है। ठीक है, 1 मिनट मुझे देखने दो। आई थिंक इसका एक्शन आंसर यही होगा, मौलाना दोस्त मुसाविर, बी ऑप्शन। बट अगेन आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट टिकिंग इट। पहला वाला नहीं है, ये डन है, दिस इज नॉट द आंसर। इसमें और इसमें 3 में से कोई एक होगा। चलो इसको मैं देख के बताऊंगा, आई नीड टू चेक इट आउट। हाँ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Daswant was there, Abdul Samad is also there, Mir Sayyid Ali is also there. Abul Hassan was also there. चलो इसको मैं चेक करके बताऊंगा। I'm not finding the correct answer. There is a confusion. ठीक है, तो हो गए सारे क्वेश्चंस। जो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट बचा हुआ है, हिस्ट्री का कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो आगे हम धीरे धीरे करके करते रहेंगे। मेन जो हमारा पॉलिटी और ज्योग्राफी था प्लस साइंस था, दैट इज डन। एंड यू विल फाइंड एटलीस्ट कितने, मेरे ख्याल से अराउंड 75 to 80 क्वेश्चन है इन तीनों सेक्शन से, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस, जनरल साइंस, प्लस 70 to 80 क्वेश्चन। 40 वर फ्रॉम हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि जिसने भी नोट्स भी ढंग से कर लिए होते हैं ना, जिसने भी किया होगा उसका आसानी से निकल जाएगा। सारे नोट्स अगर आपने पढ़े होते तो यू कैड हैव इजीली क्लियर्ड द एग्जाम। कितने क्वेश्चन चाहिए ज्यादा, अगर आपने एक्यूरेसी अगर अपनी मेंटेन कर ली तो 50 क्वेश्चन भी अगर किसी ने कर लिए तो थ्रू टू द एग्जाम। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन में आराम से निकल जाएगा अगर एक्यूरेसी है तो 75-80%, और अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर तो 100 भी कर दो तो कोई फायदा नहीं है। इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट होने ही चाहिए थे, 50 तक तो सबसे होने चाहिए थे, 50, 55, 60 मिनिमम। बट एनीवेज, जिसका जैसा भी गया, बहुत सारे लोगों का निकल रहा है। ठीक है, सो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, राइट? Okay, sir. वी स्टार्ट फ्रेश टॉपिक, एंड इस टाइम हम स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक से जो हमने पिछली बार कवर नहीं किए थे, 2-4 टॉपिक्स जो रह गए थे। तो विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम दोस वेरी टॉपिक्स, बाकी जो हो गए हैं वो तो दोबारा होते रहेंगे, है ना? यस सर। Sir, politics और ठीक है, लेट्स सी, मैं कल ही बताऊंगा। okay, sir. ओके, चलो।